प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी किया है और ये जो वीडियो है उनकी कतर यात्रा से जुड़ा हुआ है। कतर यात्रा का वीडियो पीएम मोदी ने जारी किया है। मेरी यात्रा ने भारत कतर मित्रता में नई ताकत जोड़ी है, प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। कतर सरकार और लोगों को आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। पीएम मोदी ने ये एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें देखिए जब वो पहुँचे और उनका जो ज़ोरदार स्वागत हुआ, कतर के आतिथ्य के लिए वो धन्यवाद करते हैं। फिर वहाँ के अमीर से उनकी मुलाकात हुई, वो तस्वीर वो दिखाते हैं। फिर कैसे दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत किया जा रहा है, इसको लेकर पीएम मोदी लिखते हुए वहाँ पर बताते कि किस तरीके से दोनों देशों के मजबूत रिश्ते हो रहे हैं। और देखिए 2016 से ये प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा कतर दौरा था और इस दौरान में बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है और इसको लेकर जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से भी दी गई है कि जब कतर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे नौसैनिक वापस आए हैं उसके बाद उसके 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मुलाकात, तो जाहिर तौर पर उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरा ये कि अब अर्थव्यवस्था के तौर पर भी देखा जाए, इकोनॉमिकल वे में भी अगर देखा जाए तो दोनों देशों के रिश्ते अगर प्रगाढ़ होते हैं, जाहिर तौर पर उस दिशा में भी एक बेहतर और सकारात्मक कदम ही होगा। प्रिया, बिल्कुल, प्रधानमंत्री की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से आतिथ्य वहाँ के लोगों ने किया, इसके लिए वो शुक्रगुजार हैं और ये जो पूरी यात्रा रही वो संबंधों को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ करेगी। आगे बढ़ते हैं। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की तारीफ की। हम मित्रतापूर्ण तो पाक ज़्यादा मित्रतापूर्ण, ये मणिशंकर अय्यर हैं, कांग्रेस के नेता, और लगातार वो ऐसे विवादित टिप्पणियों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। भारत में पाकिस्तान के कट्टरवाद की नकल, पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरवाद की नकल हो रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है, ये मणिशंकर अय्यर का कहना है। अब सवाल ये है कि आखिरकार पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि कोई पहली मर्तबा नहीं है जब मणिशंकर अय्यर ने ये बात कही हो। उन्होंने ये कहा कि जब हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं तो जाकर के हम बात क्यों नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि भारत तो मित्रतापूर्ण रवैया करता है लेकिन पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्ण है। तो आखिरकार ये जो पाकिस्तान प्रेम है वो कैसा है कांग्रेस पार्टी का, मणिशंकर अय्यर का, जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। मणिशंकर अय्यर लगातार ऐसी टिप्पणियां करते हैं, लगातार उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से अपने स्टैंड को क्यों नहीं क्लियर किया जाता, ये भी अहम सवाल है। महिमा, खबरों में बढ़ते हैं आगे और देखिए राज्यसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, कई सांसदों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है और बीजेपी ने 7 मंत्री को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। बीजेपी के कुछ फैसले हैरान करने वाले यहाँ पर फिलहाल नजर आए और ये आपको बता दें कि 27 फरवरी का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई और अगर हम अखबारों के पन्ने पलटते हैं तो फिलहाल इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान अखबार को तो फिलहाल सोनिया गांधी को लेकर एक खबर है। हेडलाइन, सोनिया की रायबरेली को पाती परिवार संभाल लेना। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के अगले दिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को भावुक पत्र लिखा जिसकी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी और हमने आपको बताया भी था। और उन्होंने कहा कि रायबरेली के लोगों से मेरा परिवार पूरा होता है, ये नाता उन्हें अपनी ससुराल से सौभाग्य की तरह मिला। स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने संकेत दी कि परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। तो फिलहाल देखिए चर्चाएं खूब हुई। प्रीति, बिल्कुल, इसी के साथ देखिए जनसत्ता में भी हेडलाइन दी गई है कि राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है क्योंकि राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग की जानी है और ऐसे में जो पूरा प्रोसेस है उसको पूरा किया गया है। यही खबर महिमा भी आपको बता रही थी। आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला सामने आया है। अजीत पवार को बड़ी राहत उनकी तरफ से दी गई है। अजीत गुट ही असली एनसीपी है, ये महाराष्ट्र स्पीकर ने बात कही है। अजीत पवार गुट के विधायकों को योग्य भी उन्होंने ठहराया है क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि ये सही नहीं है, ये तमाम जो विधायक हैं अयोग्य ठहराए जाने चाहिए, लेकिन अब बहुत बड़ी राहत महाराष्ट्र स्पीकर की तरफ से इन तमाम विधायकों को दी गई है। अजीत गुट के पास 41 विधायकों का समर्थन है और ऐसे में अजीत गुट के पास शरद पवार से ज़्यादा विधायक हैं। अजीत पवार और 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी जैसे कि मैंने कहा, और बड़ी जीत एक बार फिर से इसे अजीत पवार गुट के लिए कहेंगे क्योंकि इससे पहले भी चुनाव आयोग की तरफ से अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी बताया गया, चुनाव चिन्ह उनको दे दिया गया। इसको लेकर शरद पवार गुट ने आपत्ति भी जताई और ये कहा कि भेदभाव उनके साथ हुआ है, गलत उनके साथ हुआ है, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया उनसे ही सब कुछ छीन लिया गया है। अजीत पवार क्योंकि शरद पवार के भतीजे हैं तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि राजनीतिक दिग्गज को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पूछा और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी की इटली में भी फैमिली प्रॉपर्टी 5 साल में 72 लाख की संपत्ति बढ़ी है। सोनिया गांधी की 12 बीघा ज़मीन घटी। सोनिया गांधी के पास कोई कार नहीं है। राज्यसभा के नामांकन से खुलासा हुआ। देखिए सोनिया गांधी ने राजस्थान से अपना नामांकन भरा है
राज्यसभा के लिए। अब जब उन्होंने नामांकन भरा है तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन किया है, क्योंकि बाय रूल आपको अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करना होता है। तो 5 साल में 72 लाख की संपत्ति बढ़ी है और 12 बीघा जो ज़मीन थी उनकी वो घट गई है। सोनिया गांधी के पास कोई कार नहीं है। जब उन्होंने नामांकन किया तो नामांकन में इन सब बातों को मेंशन किया। प्रिया, बिल्कुल, सोनिया गांधी की तरफ से ये मेंशन किया गया और ये बहुत एक सामान्य प्रक्रिया है कि नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही साथ आपको पूरा ब्यौरा देना होता है। राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी चुन्नीलाल गरासिया की 2 पत्नियां, पहली पत्नी के पास 2 करोड़ 44 लाख की संपत्ति है, दूसरी के पास 14 लाख 52 हजार की प्रॉपर्टी है। दोनों पत्नियों के पास बराबर का सोना चांदी 3 करोड़ 67 लाख की प्रॉपर्टी है। तो राज्यसभा प्रत्याशी चुन्नीलाल ने भी नॉमिनेशन फाइल किया और उनके बारे में भी पता चला है कि आखिरकार उनकी आर्थिकी किस तरीके की है, उनकी जो पत्नियां हैं, क्योंकि उन्होंने 2 विवाह किया तो उनके पास कितनी धन दौलत है, कितनी संपत्तियां हैं, उस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। क्योंकि ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया और इसी के तहत उन्होंने यहाँ पर अपने बारे में पूरा लेखा जोखा बताया कि किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी और उनके जो रिलेटिव हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है। महिमा, खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अब करेंगे झारखंड की। देखिए, आज चंपाई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में 3 नए चेहरे शपथ ले सकते हैं। राजभवन भेजी जाएगी मंत्रियों की सूची। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है। सुबह 11 बजे तक भेजी जाएगी मंत्रियों की लिस्ट। अब आज चंपाई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ऐसे में आपको जानकारी देने की खबर ये मिल रही है कि 3 ऐसे चेहरे हैं, 3 नए चेहरे हैं कि जो इसमें शामिल हो सकते हैं और लिस्ट जो है वो भेजी जा चुकी है, भेजी जाएगी, माफ़ कीजिएगा, सुबह 11 बजे तक भेजी जाएगी ये लिस्ट, ये सूत्र बता रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं। और ये बड़ी खबर इसीलिए क्योंकि आज हर एक न्यूज़पेपर में इस खबर को जगह दी गई है फ्रंट पेज पर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर बैन लगा दिया है। ये कहा कि चंदा गोपनीय रखना असंवैधानिक है। SBI और इलेक्शन कमीशन को जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अब पत्रिका में तो ये खबर छपी है, लेकिन अगर हम जनसत्ता की बात करें तो जिसका फ्रंट पेज है आप देखेंगे तो आज इसी खबर से भरा हुआ ये पूरा फ्रंट पेज है। और ये जनसत्ता की हेडलाइन है कि चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक, तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया। दरअसल आप देखिए क्या कुछ कहा है CJI ने, पहले मैं आपको वो पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका चुनावी बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसके और भी कई विकल्प हैं। इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और चुनावी ट्रस्ट के अन्य माध्यमों से योगदान अन्य प्रतिबंधित साधन है और संविधान इस मामले में आंखें बंद करके नहीं रह सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि केवल इस आधार पर कि इसका गलत उपयोग हो सकता है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है और कांग्रेस पार्टी को सबसे कम, यानी कि सबसे कम तो नहीं कहेंगे लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रहा है। अब देखिए क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को यह अहम फैसला सुनाते हुए बॉन्ड योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया और ये कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी करना तत्काल बंद कर दें, यानी कि इसकी जो जानकारी है उसको सार्वजनिक किया जाए कि आपको किस पार्टी को कितना चंदा कहां से मिला है। पूजा, और चलिए आगे बढ़ रहे हैं बातों की भवरी मामले की, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश। भवरी मामले में हाई कोर्ट का आदेश है, बच्चों को पेंशन मिलेगी। डेथ सर्टिफिकेट ना होने के कारण रोक रखा था पैसा, पति का हिस्सा डिपार्टमेंट के पास रहेगा जमा। 2018 में बेटे की लगी थी अनुकंपा नौकरी, तो ये भवरी मामले में एक नया अपडेट है। राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश है, अनुकंपा नौकरी लगी थी 2018 में और अब बच्चों को जो है वो पेंशन मिलेगी। प्रिया, आगे बढ़ते हैं। कोटा में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला, 4 नीट स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है। पीड़ित छात्रा सुसाइड करने वाली थी, दोस्त ने काउंसलिंग कराई और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि यहाँ पर अरेस्टिंग हुई। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ता है, क्योंकि 4 नीट के स्टूडेंट्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कोटा और वहाँ पर एक एजुकेशन हब है और इसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, उनसे दूर भेजते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सके, वहां पर अपने करियर को संवार सके। और इसी दौरान जब ऐसी खबरें सामने आती है तो हर किसी को झकझोर देती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और सबसे दुखद ये था कि जिस बच्ची के साथ ये हुआ वो छात्रा सुसाइड करने वाली थी। हालांकि वक्त रहते उसका दोस्त वहां पर पहुंचा, उसने रोका और बच्चे ने वहां पर काउंसलिंग कराई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। महिमा, आगे बढ़ते देखिए, अगले 7 दिनों में 7 एम्स राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री 20 फरवरी को एम्स जम्मू राष्ट्र को समर्पित करेंगे। फिर 25 जनवरी की बात करें तो एम्स राजकोट और पंजाब के बठिंडा एम्स का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पश्चिम बंगाल के कल्याणी, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी और यूपी के रायबरेली एम्स को भी राष्ट्र को समर्पित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ओवरऑल हेडलाइन यही है, 7 एम्स राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे और 25 फरवरी को एम्स राजकोट का उद्घाटन बता रही हूँ, वो दैनिक जागरण में भी है। देखिए, अब दैनिक जागरण को अगर हम देखें 7वें नंबर पर पेज है, 7वें नंबर का पेज, प्रधानमंत्री मोदी आज रखेंगे रेवाड़ी एम्स की आधारशिला। हरियाणा में इन रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यानी कि ओवरऑल जानकारी दी गई कि आज प्रधानमंत्री मोदी 9,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल ओवरऑल जानकारी इसमें दी गई है कि 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास, और सबसे बड़ी बात कि रेवाड़ी एम्स की आधारशिला रखेंगे। और हमने आपको बता ही दिया है कि 7 एम्स राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री मोदी करने वाले। तो इससे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो और कितनी ज़्यादा बेहतर इन राज्यों में होगी, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं लोगों को कितनी सहूलियत मिलने वाली है। एक बार फिर से बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के नीचे हादसा हुआ है। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे हादसा की खबर सामने आई है। लोहे का पाइप सड़क पर गिर गया। स्कूटर सवार पर ये लोहे का पाइप गिर गया। स्कूटर सवार युवक की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। और इससे पहले कुछ दिनों पहले की अगर आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पता होंगी तो उनमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर मरम्मत की ज़रूरत है। तमाम ऐसे पुल्स के बारे में, ब्रिज के बारे में, मेट्रो स्टेशन के बारे में लिखा गया था कि कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है मरम्मत की, लेकिन मरम्मत नहीं हो रही है। और उसका ही खामियाजा यहाँ पर ये मान लीजिए कि जो स्कूटर सवार शख्स था उसको उठाना पड़ा है। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे एक हादसा इसीलिए हो गया क्योंकि जो लोहे का पाइप था वो सड़क पर गिर गया। अगर वक्त रहते इस लोहे के पाइप को ठीक कर लिया जाता या फिर वहाँ पर काम कर लिया जाता तो शायद इस शख्स के ऊपर ये पाइप ना गिरता और इसकी आज ये हालत ना होती। और इससे पहले दिल्ली के एक और इलाके के अंदर इस तरह से मेट्रो का एक पार्ट जो है मेट्रो स्टेशन का वो नीचे गिरा, जिसमें लोगों की जान गई थी। और वो भी एक दर्दनाक हादसा था, जिसके बाद सिक्योरिटी चेक भी हुआ कि भाई जो इस वक्त मेट्रो स्टेशंस की हालत है वो ठीक है कि नहीं, और उनमें अनफिट पाए गए मेट्रो स्टेशंस को। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजरने में भी लोगों को डर लगने लगेगा। आगे बढ़ते बात होगी अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे ने चेतावनी दी है और फिर से अनशन शुरू करने की चेतावनी उनकी ओर से दी गई है। तो मराठा आरक्षण की मांग जो है वो लगातार देखिए महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि हम इस पर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो उस पर पॉलिटिक्स भी लगातार हो रही है। और जो ओबीसी नेता खास तौर पर उनका कहना है कि ये उनके हकों पर डाका होगा। तो ऐसे में बार बार मनोज जरांगे भी आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना अनशन शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार सरकार को चेताते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार फिर से मनोज जरांगे अनशन में बैठे और उनकी तबीयत खराब हुई। मराठा आरक्षण को लेकर उन्होंने सरकार को फिर से चेताया है और ये तस्वीर जब उनकी तबीयत खराब हुई। प्रिया, आगे बढ़ते मुंबई की बात करेंगे, जहां पर आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट से ईडी के मामले में राहत मिली है। अगली सुनवाई तक वानखेड़े को ईडी अरेस्ट नहीं करेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। समीर वानखेड़े और जिस तरीके से पूरे मामले में उनका नाम सामने आया था, आपको याद होगा कि जब शाहरुख खान के बेटे की अरेस्टिंग हुई थी तो इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े सुर्खियों में आए थे और उन पर लगातार क्योंकि ईडी एक्शन ले रही है, ईडी ने बीते दिनों पूछताछ के लिए बुलाया था और इसी को लेकर के उन्होंने कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उन्हें एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी कि ईडी अब अरेस्ट नहीं कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में जब अगली सुनवाई होगी 20 तारीख को तो उस वक्त कोर्ट का क्या रुख होगा वो देखना होगा। देखिए, ओडिशा की खबर आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सौगात दी है। ओडिशा में 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात। 28 नेशनल हाईवेज परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से किया गया, जिससे सीधा सीधा विकास ओडिशा का होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से बड़ी सौगात दी गई और तमाम बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आए। लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है और 6600 करोड़ रुपए की ऐसी परियोजनाएं जिससे सीधा सीधा विकास होगा ओडिशा का।